हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि हम लोग 2023 के एग्जाम के लिए कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर इस सेट को जो है तैयार किए। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन जो है हम लोग यानी कलेक्ट किए हैं और इन्हीं 10 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से अध्ययन करना। आपको बता दें कि ये पिछले कई वर्षों में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम सोचे कि आप लोगों तक क्यों ना हम ये प्रोवाइड करें। ये 100% आपके एग्जाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यानी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में जो है कुछ चीज़ें जो है फिक्स होता है, ठीक है, यहाँ के क्योंकि सिलेबस जो है पूरा बंधा हुआ है। तो ये सारा आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। आपको चाहिए कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर ले, साथ में आप यहाँ इसको अच्छे से एक बार रिविजन भी कर लीजिएगा क्लास होने के खत्म होने के बाद। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसे कि देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि मानव विकास क्या है, यानी मानव विकास क्या है। इसमें बता रहे हैं कि मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्प को विकसित करने और सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के विकल्पों को यानी परिवर्धित करने की प्रक्रिया को मानव विकास कहते हैं। मानव विकास से तात्पर्य वैकल्पिक का विकसित और परिवर्धित करने की प्रक्रिया को ही मानव विकास कहा जाता है, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक विकासों की विकल्पों में परिवर्धित करने की प्रक्रिया को ही मानव विकास कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक, इन चारों पॉइंट इसमें इसी को ही हम लोग मानव विकास कहते हैं। राइट, चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निर्वाह कृषि क्या है। यानी निर्वाह कृषि के बारे में आपको बताना है कि ये निर्वाह कृषि जो है ये क्या है। फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार हम लोग इसको कलर को कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, निर्वाह कृषि क्या है। जीवन निर्वाह कृषि में घनी जनसंख्या के कारण उत्पादन केवल स्वयं और बिक्री के लिए अवशेष बहुत कम रहता है। ये दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के मानसून जलवायु क्षेत्र में प्रचलित होती है। ये जो है कहाँ पे, यानी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के मानसून जलवायु क्षेत्र में ये प्रचलित ये निर्वहन कृषि जो है सबसे ज़्यादा होती है। और ये जीवन में निर्वाह कृषि घनी जनसंख्या के कारण उत्पादन केवल स्वयं जीवन के निर्वहन के लिए, यानी जो अपना जीवन निर्वहन के लिए जो कृषि उगाए जाते हैं उसी को जीवन निर्वहन कृषि कहा जाता है। जो सिर्फ अपने लिए स्वयं यानी अपने लिए यानी जो उपजाऊ करते हैं उसी को हम लोग जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। राइट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताना है। तो पहले हम लोग कुटीर उद्योग के बारे में जानते हैं। कुटीर उद्योग को हम लोग गृह उद्योग भी कहेंगे, ठीक है। निर्माण सबसे छोटी इकाई जो छोटी पैमाने पर हम लोग जिसको यानी उगाते हैं, इसमें शिल्पकारी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। हम साधारण औजारों द्वारा परिवार के सदस्य मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल या तो वे उद्योग दैनिक जीवन के उपयोग आने वाली वस्तुओं को जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं छोटी मूर्तियां उत्पादित की जाती है। देखिए, कुटीर उद्योग में जो छोटे छोटे जो घर में हम लोग यानी अपने से उस उद्योग में घर में ही उसको बना सके, उसका निर्माण कर सके, उसी को हम लोग क्या कुटीर उद्योग या गृह उद्योग कहा जाता है। जैसे में क्या आएगा, यानी कपड़ा, ठीक है, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, ये सारा यानी छोटे पैमाने का उद्योग है और इसको हम लोग कुटीर उद्योग या गृह उद्योग कहेंगे। राइट, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या लघु उद्योग। तो इन दोनों में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, अब हम लोग लघु उद्योग जो है कुटीर उद्योग से भिन्न होता है। ये जो है लघु उद्योग जो होता है कुटीर उद्योग से बिल्कुल भिन्न होता है। इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का ही उपयोग होता है, किंतु इसका कारखाना घर से बाहर रहता है। एवं ये इसमें क्या होता है कि कारखाना घर में ही इसको तैयार किया जाता है, लेकिन इसको जो है लघु उद्योग में इसमें बड़े पैमाने बड़े कारखाना में इसको जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। और अर्धकुशल श्रमिक तथा शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इसमें अधिक होते हैं। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देश अपनी जनसंख्या का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के उद्योग में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने, मशीन के पुर्जे, वस्त्र इत्यादि का निर्माण करते हैं। देखिए, जो लघु उद्योग में जो होता है, लघु उद्योग में बड़े पैमाने पर इसमें क्या रोजगार प्रदान करता है, लेकिन कुटीर उद्योग में नहीं, सिर्फ अपने स्वयं के लिए, ठीक है। तो लघु उद्योग जो है आपका यानी ये काफी यानी बड़े पैमाने पर लोगों को जो है क्या रोजगार प्रदान करता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने, मशीन के पुर्जे, वस्त्र इत्यादि का निर्माण करते हैं। इसमें लघु उद्योग में। राइट, तो इसमें आपको आई होप पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही वीवीआई है ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई था, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आप देखिएगा
4 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम बताइए। देखिए राजनीतिक भूगोल जो है उसका 2 उपक्षेत्र का नाम आपको बताना है। तो राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र के नाम निम्न है, जो निर्वाचन भूगोल होगा और एक सैन्य भूगोल होगा। निर्वाचन भूगोल और दूसरा क्या है आपका, यानी सैन्य भूगोल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाते हैं, निश्चय मतलब निश्चयवाद क्या है, यानी निश्चयवाद के बारे में आपको बताना है। निश्चयवाद क्या है, तो निश्चयवाद पर्यावरण निश्चयवाद या नीतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ और उन्हें ही प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था मतलब आदिम थी और मतलब प्रौद्योगिकी स्तर अत्यंत निम्न था। उस अवस्था में मानव प्राकृतिक सुनता था और उनकी ही मतलब प्रचंडता एवं भयभीता होता था और उसकी पूजा करता था। इसमें मनुष्य का स्थान गौण था। देखिए निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद जो इसमें है क्या है कि प्राकृतिक मतलब ये होता है ना, हाँ, प्राकृतिक के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जो प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है उसी में ही उसका पूजा हर एक चीज उसी के अंदर रहता है, उसी को ही अवस्था उसी अवस्था में मानव प्राकृतिक को सुनता है और उसकी प्रजनता का भयभीत होता है और उसी की ही पूजा करता है। इसमें मनुष्य का स्थान गौण था, ठीक है। तो ये है आपका निश्चयवाद, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्या, अब तो संभववाद। यह निश्चयवाद क्या है, अब बात करते हैं हम लोग संभववाद क्या है। देखिए संभववाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन तथा वह प्राकृतिक के अनेक संभावनाओं की इच्छा अनुसार अपने लिए उपयोग करता है। मानव एवं पर्यावरण परस्पर संबंध यह विचारधारा मानव केंद्रित है। देखिए संभववाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने को पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन है, ठीक है, तथा वह मतलब प्राकृतिक मतलब द्वितीय अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लिए उपयोग करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संभववाद कहते हैं, ठीक है। जो पर्यावरण के लिए, ठीक है, पर्यावरण के इच्छा अनुसार मतलब पर्यावरण के लिए क्या करता है, वो अपने आप को परिवर्तन कर देता है, ठीक है, और इसी को ही हम लोग बोलेंगे संभववाद बोलेंगे, राइट। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि जनसंख्या संगठन या जनांकीय संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से 2 विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सके। आयु, लिंग, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, जीव, प्रत्याशा, निवास स्थान, ग्रामीण, नगरीय, हाँ, इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या संगठन को प्रदर्शित करते हैं। देखिए जनसंख्या संगठन से हम लोग ये समझते हैं कि जिसमें जनसंख्या जनांकी की संरचना जनसंख्या उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनकी माप की जा सके, जिनकी मदद से 2 विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सके। जनसंख्या संगठन हम लोग उसको कहेंगे जिसमें हम लोग जनसंख्या के बारे में लिंग में उसमें क्या कर सकते हैं, उसको यानी अंतर बता सके, जिसमें लिंग, साक्षरता, शिक्षा, जैसे महिलाओं का अलग से निकालते हैं, मतलब पुरुषों का अलग से हम लोग निकालेंगे। तो साक्षरता जिसमें हम लोग कितना % कौन है क्या है, शिक्षा के व्यवसाय, जीवन प्रत्याशी स्थान, निवास, ग्रामीण, नगरीय, ये देखिए ग्रामीण के बारे में जानेंगे, ग्रामीण में कितने लोग रहते हैं, नगरीय में कितने लोग रहते हैं, ये सारा चीज जो है ये जनसंख्या संगठन होता है। इससे ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या संगठन में प्रदर्शित करता है। जनसंख्या संगठन में प्रदर्शित ये सारी चीजें किया जाता है। लिंग, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशी, ये सारा जो है उसको किसमें प्रदर्शित किया जाता है, जनसंख्या संगठन में इन सबको यानी प्रदर्शित की जाती है, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नगरीय जनसंख्या क्या होती है। देखिए नगरीय जनसंख्या क्या होती है कि नगरीय होता है, ग्रामीण होता है। तो नगरीय आपको जो ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, वो ग्रामीण जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या जो नगरों में निवास करता है। ग्रामीण जनसंख्या उसको कहा जाएगा जो ग्राम में विकास करता है, यानी निवास करता है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी ग्रामीण जनसंख्या। और जो नगर में रहता है, जो नगर में रह करके वहाँ निवास करते हैं, वहाँ रहन करते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नगरीय निवास मतलब क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे। और वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। और नगरीय जनसंख्या मुख्य विशेषता उच्च वृद्धि दर, उच्च घनत्व, उच्च शिक्षा स्तर तथा निम्न लिंग अनुपात होता है। यानी यहाँ का जो लिंग अनुपात जो होता है निम्न होता है, उच्च वृद्धि स्तर ज़्यादा होता है, उच्च घनत्व होता है, उच्च शिक्षा का स्तर जो है सबसे ज़्यादा होता है। किसमें, शहर में सबसे ज़्यादा शिक्षा का दर होता है, उच्च निम्न लिंग अनुपात पाए जाते हैं, उच्च वृद्धि दर होता है। ये सारा जो है ये किसमें क्या होता है, नगरीय जनसंख्या में पाए जाते हैं, राइट। नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है और वह गैर प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहती है, राइट। हाँ, तो ये जो है इसमें जो है जनसंख्या मतलब नगर में जो होता है उच्च वृद्धि होता है, उच्च घनत्व होता है, उच्च शिक्षा होता है, लिंग अनुपात ये सारा है निम्न पाया जाता है। कहाँ पे, यानी नगर जनसंख्या में। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रवास के विकर्षण और एक अपकर्षक कारक। देखिए प्रवास के विकर्षक और अपकर्षक कारक क्या है।
पहले आपको समझना है कि प्रवास क्या होता है। प्रवास देखिए, लोगों अपने जन्म स्थान और निवास को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाने को ही मानव प्रवास कहा जाता है। यानी लोगों को अपने जन्म स्थान से छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर के बसना ही उसको प्रवास कहलाएंगे हम लोग। और मानव प्रवास की विधि कारक हो सकती है। क्या है उसका, यानी कारक हो सकते हैं जिन्हें दो समूह में रखा जा सकता है, एक निष्कर्ष कारक या विकर्षक कारक और एक प्रतिकर्षक कारक, जिसमें हम लोग जानेंगे विकर्षक कारक और एक अपकर्षक कारक। ठीक है, जो लोग को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं, और आकर्षक या आकर्षक कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। आकर्षक कारक उसको आता है जो भिन्न भिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। और प्रवास से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रतिकर्षक कारक ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक यानी दबाव, और मौलिक क्या सुविधाओं की कमी जो लोगों को गांव छोड़ने पर मतलब विवश करती है। ये हो गया आपका यानी अपकर्षक कारक बताएं अभी आपको। ठीक है, विकर्षक कारक जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं, उसी को हम लोग विकर्षक बोलेंगे। और जिसमें अपकर्षक में क्या होगा, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। और प्रवास से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रतिकर्षक कारक ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, कृषि भूमि, जनसंख्या का अधिक दबाव और मौलिक सुविधाओं की कमी जो लोगों को गांव छोड़ने की विवश करती है। और इसी को हम लोग अपवर्षक कारक बोलते हैं, जो गाँव को छोड़ करके जाते हैं। ठीक है, चलिए अब होता है क्या, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका क्या, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को उल्लेख करना है। देखिए, वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या हो सकता है, पहले आपको हम बता देते हैं। प्राकृतिक स्रोत होगा, दूसरा क्या होगा, उद्योग स्रोत होगा, तीसरा आपका मोटर वाहन होगा, चौथा आपका ताप बिजली घर होगा या शहरी कचरा होगा, उसका खदानों से निकली धूल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट, धूल, तूफान, अग्नि इत्यादि। ठीक है, तथा मानवकृत स्रोत जैसे उद्योग, मोटर वाहन तथा बिजली घर, शहरी, ये सारा होता है आपका प्राकृतिक। और इसमें हो गया आपका मानवकृत स्रोत, जिससे मतलब ये क्या होता है, यानी सबसे ज़्यादा यानी वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, एक होता है उद्योग। ठीक है, उद्योग क्या होता है, उद्योग से अनेक प्रकार की जहरीली गैस, राख और धूल निकलकर वायु को प्रदूषित करता है। ये हो गया एक उद्योग। दूसरा हो गया मोटर वाहन। दूसरा क्या होगा आपका, यानी मोटर वाहन देखिए, जैसे उद्योग हो गया, मोटर वाहन हो गया, ताप बिजली घर हो गया। ये देखिए, ये जो होगा आपका मोटर वाहनों से मोनोऑक्साइड और सीसा वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। बड़े नगरों में 50% से 60% प्रदूषण नहीं उससे होता है। ठीक है, मतलब इन्हीं से होता है। ताप बिजली घर देखिएगा, ताप बिजली घरों से गंधक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। अब शहरी कचरा क्या होता है, नगरों और महानगरों में प्रतिदिन लाखों टन कचरा निकलता है। इससे बहुत कचरा जला दिया जाता है, जिसका घना धुआं वायुमंडल में फैल करके उसको वायु को क्या कर देता है, दूषित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी प्रदूषित करता है। खदानों से निकली धूल, खदानों से और पत्थर तोड़ने से भारी मात्रा में धूल निकलकर वायुमंडल में फैल जाती है। और यही जो है वायुमंडल के प्रमुख जो है क्या है, वायु को प्रदूषित करने का प्रमुख ये स्रोत है। इन स्रोत को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और डियर स्टूडेंट, ये जो था आप लोगों का यानी क्या था, यानी ये आपको 10 क्वेश्चन जो हम लोग यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम लोग कलेक्ट किए थे। ठीक है, और ये आपको 100% आपको बता दें, 5 क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों को आप लोग अगर प्लीज़ शेयर कर देंगे। आप चाहते हैं कि हम घर बैठे बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी करें और बिहार बोर्ड के टॉपर बने, तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल आप बन सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम इतना फैसिलिटी लेकर के आए हैं। क्योंकि हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए, और क्योंकि बहुत सारे बैच जो है अब तक यानी स्टार्ट हो गया है। ये बैच भी हम लोग स्टार्ट करें जिसमें आपको बहुत तरह की सुविधा दिया जाएगा। इसमें ऑल चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, ब्रिलियंट मॉडल पेपर का सोल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट होगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह भी दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर वगैरह आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कभी भी अगर कोई भी चीज़ का डाउट होता तो हमें कभी भी कॉल कर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। अगर इस बैच को आप ज्वाइन करना कैसे चाहेंगे, आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। इसका फी है आपको मात्र 499 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, राइट। और अगर इस आपको अगर दो तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप जाइएगा कोर्स में ला करके आप वहाँ जाकर के अपना कोर्स को परचेज कर लेंगे, जिसमें आपको मात्र 499 रुपये ही पेमेंट करना है। कितना, 499 रुपये ही आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट अगर वहाँ से अगर आप नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करके नहीं कराएंगे, तो आप हमको हम बता देते हैं क्या फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी के माध्यम से 499 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम लेकर के आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना। उसके बाद आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर ये सारा चीज़ आपका नेटवर्क ना रहा तो आप यानी हम बैंक अकाउंट के माध्यम से आप हमें भेज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैं सेंड कर देना है। उसके बाद आपको बैच में ज्वाइन कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया
और आप लोग जरूर 2023 के एग्जाम के लिए आपको बैच जो है इस कोर्स को यानी परचेस करेंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलेगा यहीं तक आज की क्लास को करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।